नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक कृषि एवं बागवानी संबंधित जानकारियों को समय समय पर विषय विशेषज्ञों के माध्यम से पहुंचाते ही हैं और आज भी हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज जिस तरह से आप जानते ही हैं, हिमाचल प्रदेश की जो पहुँच है वो फल राज्य के रूप में खासकर जानी जाती है। और अगर फलों की बात हो रही है तो आज कार्यक्रम में आप जानेंगे किस तरह से फल फसलों की गुणवत्तापूर्ण नर्सरी उत्पादन के लिए जो प्रबंधन है वो किया जा सकता है हिमाचल में। इस विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे बीच इस समय मौजूद है नौणी विश्वविद्यालय सोलन से डॉक्टर प्रमोद वर्मा जी, जो कि वहाँ पर सहायक प्राध्यापक के तौर पर फल विज्ञान विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सबको। और सबसे पहले मैम आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया इस इतने बड़े मंच पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी सर, जिस तरह से आज हमारा विषय है, क्योंकि हिमाचल को एक फल राज्य के रूप में भी जाना जाता है और विश्व भर में यहाँ के फलों की मांग रहती है, तो आज जिस तरह से हमारा विषय है फल फसलों की जो गुणवत्तापूर्ण नर्सरी है हिमाचल में, किस तरह से ये की जा रही है और इसका क्या महत्व है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नर्सरी, अगर फलों की नर्सरी की बात आती है तो यहाँ पर किस तरह से ये की जाती है। मैम अगर मैं इसको शुरू करूँ तो जैसे हम बोलते हैं कि एक सफल अगर आपने फलों की खेती करनी है, जिसमें कि हम ये समझते हैं कि बागवान का बगीचा अच्छा हो, उसके अच्छे फल लगे, इसकी गुणवत्ता अच्छी हो और अंत में उसको अच्छी आय मिले, तो उसके लिए जो सबसे एक बेसिक जो है वो हमारी नर्सरी है। नर्सरी एक हम कह सकते हैं कि ऐसा एरिया है जहाँ पर हम पौधों को तैयार करते हैं और अपने जो बागवानों को देते हैं। तो क्योंकि जो अगर इस नर्सरी में इसकी, जैसे अब आज का हमारा टॉपिक है प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, अगर वो अच्छा होगा तो हमारा अच्छा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल तैयार होगा। अगर वो नहीं है, अगर अच्छा प्लांटिंग मटेरियल तैयार नहीं होगा तो वो डायरेक्टली हमारा जो एक हम बोलते हैं कि सफल हमने खेती को अचीव करना है तो वो नहीं हो पाएगा, वो डायरेक्ट रिलेशन में। अगर हमारे जितना अच्छा नर्सरी में अच्छे पौधे तैयार होंगे तो वो उतनी अच्छी हमारी एक सफल खेती होगी फल की। हाँ जी, यानी कि आपका कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारी नर्सरी बहुत अच्छी होगी तो फल का जो पौधा है वो आगे बढ़कर अच्छे फलों का उत्पादन जो किसान है या बागवान भाई बहन है वो कर सकते हैं और अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं। जी, तो इसी कड़ी में आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से, अगर हम बात करें हिमाचल की, यहाँ की भौगोलिक स्थिति की, तो किस तरह से यहाँ पर नर्सरी उत्पादन किया जा रहा है और या किया जा सकता है। मैम हमारे हिमाचल में बेसिकली हम दो तरह के जो है फल को मेजर लगते हैं। एक तो ठंडे इलाके वाले हो गए, जैसे हमारा सेब आ गया, उसमें आड़ू आ गया, प्लम आ गया, खुमानी आ गया, नाशपाती आ गया। दूसरा हमारा जो गर्म इलाके में लगते हैं, जैसे आम हो गया और आपका नींबू वगैरह हो गए, जिसमें अमरूद वगैरह हो गए। तो इन दोनों प्रकार की जो हमारे फल है, इनकी नर्सरी जो है यहाँ पर कमर्शियल स्केल पे लोग जो है हमारे जो लोग हैं बागवान है वो तैयार कर रहे हैं इसमें। हाँ जी सर, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर जो बागवान हैं वो नर्सरी तैयार कर रहे हैं जोग्राफिकल कंडीशंस के आधार पर, और आपने एक और बात कही कि गुणवत्तापूर्ण जो पौध है उसका निर्माण किया जा रहा है, तो इससे क्या तात्पर्य है। मैम जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, जैसे कि जो हमारा प्लांटिंग मटेरियल है वो अच्छा होना चाहिए। इसके बहुत सारे हमारे एक फैक्टर है देखने के। तो जब हम फल की बात करते हैं, फल के पौधे की बात करते हैं, उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूट स्टॉक, एक दूसरी जो हम वैरायटीज़ के ऊपर ग्राफ्टिंग या बडिंग करते हैं। तो नीचे से चलते हैं तो सबसे पहले जो हम मानते हैं कि जड़ें, कि जड़ें में जो पौध होता है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का मतलब है उसकी जड़ें हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी का मतलब ये है कि उसमें ना कोई बीमारी होनी चाहिए, ना कोई कीड़े का अटैक होना चाहिए। और क्योंकि देखो क्या होता है, नर्सरी में हम पौधा तैयार करते हैं, फिर बागवान ले आता है, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं अपने वहाँ पर बगीचे में, तो उसको एक तरह से शौक लगता है, ट्रांसप्लांटेशन शौक बोलते हैं हम एक साइंटिफिक टर्म में। तो अगर आपकी जड़ें अच्छी होगी उसकी, तो वो क्या होगा, वो वहाँ उसको ओवरकम कर लेता है। तो वहाँ उसकी जो जब बागवान अपने बगीचे में लगाता है तो वो जल्दी वहाँ पर अडेप्ट हो जाता है और ग्रोथ अच्छी पकड़ लेता है। फिर हम ऊपर को चलते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारी नर्सरी में हम ग्राफ्टिंग बडिंग करते हैं, तो एक उसको हम यूनियन बोलते हैं जहाँ वो मिलता है। तो यूनियन अच्छा मिला होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि वो थोड़ा टूटा होना चाहिए, मतलब वो बिल्कुल मिला होना चाहिए। दूसरा कि ना ऐसा, और जो स्टॉक और हमारा जो हम वैरायटी ग्राफ्ट करते हैं वो एक बराबर मिली होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रूट स्टॉक मोटा है, वो ऊपर वाला जो साइन जो हमारा कल्टीवार है वो पतला है, या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब सीधा होना चाहिए पौधा हमारा। तीसरा जो मैंने बोला कि उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कि ना ही कोई इसमें कोई
कीड़े का अटैक होना चाहिए। लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हर एक बागवान चाहता है कि ऑथेंटिक हो, कि जैसे बागवान जो वैरायटी ले जा रहा है वो बाद में वही निकले। क्योंकि हमारे फलों में क्या रहता है कि ऐसा तो है नहीं कि आज आप पौधा लगाओगे तो आपको सैंपल मिल जाएगा, या उसके मिनिमम भी बात करें तो 3 से ज़्यादा समय लगता है। डिपेंड करता है अलग अलग क्रॉप में, 3 से जैसे 8-10 साल तक का समय होता है। तो फिर नहीं तो बागवान कितनी मेहनत करेगा, वो नुकसान में आता है। तो वो वहीं से होगा अगर जो क्वालिटी प्लांटिंग मटीरियल अगर वो नर्सरी से, अच्छी नर्सरी से ले रहा है, और रजिस्टर्ड नर्सरी से ले रहा है मैम, जो हमारे रजिस्टर्ड नर्सरी है, क्योंकि वही एक ऑथेंटिक सोर्स जो है हमारा उसको। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब की रजिस्टर्ड सोर्स से ही जो है बागवान हमें देख रहे हैं वो अपने पौध को खरीदें, और ये ज़रूर ध्यान दें कि किस तरह से उसकी जो रूट्स हैं, उसका जो प्रॉपर उसका निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी कड़ी में आपसे जानना चाहेंगे, जैसे से आपने कहा कि जो पौध है वो तैयार की जाती है, तो किस तरह की जो पौध है, कितने प्रकार की पौध जो है नर्सरी में वो तैयार की जाती है? मैम अगर हम आकार की बात करें तो हमारे यहाँ तो अभी मोस्टली जो है विप प्लांट जिसको हम बोलते हैं कि वो उसमें क्या होता है, कोई आपके साइड की ब्रांचेज नहीं होती है, सीधा एक सिंगल स्टेम होता है। लेकिन अब अगर हम पिछले 5, 6 या 7 साल से देखें, अब जो बागवान वगैरह है वो फेदर प्लांट्स भी तैयार कर रहे हैं, जो नर्सरी मैन्स है, तो उससे काफ़ी, क्योंकि उसका नया चलन चला है आजकल, तो फेदर प्लांट्स भी तैयार हो रहे हैं। अब हम ये बोल सकते हैं कि 2 तरह के पौधे तैयार हो रहे हैं, एक सीधा जिसको विप बोलते हैं, और दूसरे फेदर प्लांट जिसमें पहले ही आपकी शाखाएं बनी होगी मैम। तो इस तरह से ये 2 मेजर जो है इस तरह से तैयार हो रहे हैं। यानी कि 2 तरह की जो डिमांड्स आजकल देखी जा रही हैं बागवानों के द्वारा। बागवानों की तरफ जी सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि जब बात प्रबंधन की आती है, तो शुरुआत से अगर हम देखें एक आइडियल नर्सरी प्लांटिंग के लिए किस तरह का स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है? हाँ जी मैम, जो नर्सरी होती है बेसिकली वो 2 कंडीशंस में होती है। एक तो हम ओपन फील्ड बोलते हैं, जहाँ पर हमारा जलवायु जो उस पर कंट्रोल नहीं होता है, वो नेचुरल है। दूसरा हमारा जो होता है प्रोटेक्टेड बोलते हैं, जहाँ आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें जैसे हम पॉली हाउस लगाते हैं, शेड नेट्स लगाते हैं, तो बेसिकली इस तरह से तैयार होती है उसमें। और इसके भी कुछ एक, जैसे आपने पूछा कि क्या कंडीशंस है उसकी, तो सबसे पहले मैंने बोला क्लाइमेट, वो ऐसा होना चाहिए कि आप नर्सरी ना ज़्यादा आप गर्म इलाके में लगा सकते हैं, क्योंकि गर्म टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है गर्मियों में, तो सूखने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ना ज़्यादा आप ठंड वाले इलाके में लगा सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ का इशू रहता है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि अब नर्सरी में आप जब पौधा तैयार कर रहे हैं तो उसकी ग्रोथ भी चाहिए। बिल्कुल। तो फिर ये हो गया। दूसरा आपकी सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी जो है, क्योंकि लगनी उस पर ही है, तो ना ही ज़्यादा वो आपकी सख्त होनी चाहिए, ना ज़्यादा नीचे हार्ड पैन होना चाहिए। तो जैसे साइंटिफिक में हम एक सैंडी लोम सॉइल बोलते हैं, जो सबसे बेस्ट है। तो सब तभी ये कि जब कोई बागवानी शुरू करना है तो मिट्टी की जांच पहले करा ले कि उसकी उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है, कि ऑप्टिमम है कि नहीं है, तो वो कराए। तीसरा मैम सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है पानी। जो पानी से कहने का मतलब है एश्योर्ड, जिसको हम बोलते हैं कि होना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़ा बहुत होगा तो चल पड़ेगा, नहीं, क्योंकि 12वें महीने का काम है। हाँ चलो जब बरसात होती है तब चलो तब कमी पूरी हो जाती है, लेकिन बाकी टाइम पानी बहुत ज़रूरी है। अगर पानी का साधन या सोर्स नहीं है तो नर्सरी का काम बहुत मुश्किल है। फिर लास्ट में जो है इसमें कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, मतलब आपका रोड, जो आपकी नर्सरी है वो कनेक्ट होनी चाहिए रोड से, क्योंकि आपका जो इनपुट्स आएंगे, आपको कैरेज बचेगा तभी आपका इनपुट। हम आय की बात करते हैं कि जितना कम आपका इनपुट होगा, मतलब उतना आपकी जो आपकी आय होगी वो ज़्यादा बढ़ेगी, वो है। फिर तीसरा जो एक इसके बाद जो है कि आपकी जो नर्सरी है वो थोड़ा पॉल्यूशन फ्री एरिया, पॉल्यूशन फ्री एरिया में, मतलब दूर होना चाहिए पॉल्यूशन जहाँ का, क्योंकि अल्टीमेटली काम पत्तों ने करना है। जितने फ्रेश पत्ते होंगे उतना अच्छा आपका फोटोसिंथेसिस होगा, तो जो खाना बनेगा वो पौधे की उसको मिलेगा। और लेबर, मतलब मैम लेबर इंटेंसिव जॉब है, काम है। 12वें महीने इसमें आपको लेबर चाहिए, भी टेक्निकल लेबर चाहिए, कि आपका हर दिन का विजिट का काम है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन भी नहीं छोड़ देंगे, डेली जाना पड़ता है। डेली मॉनिटरिंग का काम है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, कोई जैसे वो आ रहा है, वो है। फिर लास्ट में मार्केटिंग मैम, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और मार्केटिंग तभी होगी जब, मैंने पहले भी बात की तो ऑथेंटिसिटी की, कि अगर आप वो ऑथेंटिक मटेरियल दे रहा है तभी मार्केट होगा उसमें। फिर सबसे लास्ट में जो मैंने लाइसेंस रजिस्टर तो होना ही चाहिए, क्योंकि रजिस्टर नर्सरी होगा तो तभी होगा मैम। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट है इसमें मैम हमारा मदर ऑर्चर्ड। अगर किसी नर्सरी का काम शुरू करना, मदर ऑर्चर्ड या बर्डवुड ऑर्चर्ड जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत कंपलसरी है, क्योंकि उससे से ऑथेंटिसिटी होगी। क्योंकि जो हम कलम लेंगे तो किसी वैरायटी की तो मदर ऑर्चर्ड या उससे ही लेंगे, बर्डवुड से लेंगे, तो वो एक प्रीरिक्विजिट है मैम इसके लिए। जी, जैसे कि सर आपने बहुत विस्तार से बताया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं अगर हम ओपन में, अगर हम नर्सरी प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, या फिर जब हम कह सकते हैं पॉली हाउस या इस तरह से अंदर किसी रूम के अंदर कर रहे हैं। सर
स्टार्टिंग में ये दोनों चीज़ें तो ध्यान रखनी ही हैं, जिस तरह से आपने सावधानियां बताई। इसके साथ साथ जैसे आपने बात की कि रजिस्टर्ड नर्सरी, तो जो एक बागवान भाई बहन हमें देख रहे हैं वो अपना नर्सरी प्लांटेशन का काम शुरू करने जा रहे हैं, एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो किस तरह, कहाँ से वो परमिशन इसकी ले सकते हैं, कहाँ से ये प्रशिक्षण ले सकते हैं? मैम दो चीज़ें हैं। अगर तो एक तो आपने बोला कि रजिस्टर करना है, वो तो मैम जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है वो इसको देखता है। तो जैसे जो क्या क्या इसकी गाइडलाइंस है, उनकी ई उद्यान करके एक पोर्टल है, उसमें बहुत एक सरल से और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दी है। जो दूसरा ट्रेनिंग का पार्ट है, उसमें दोनों मिल बांट के काम करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर भी और हमारी यूनिवर्सिटी का भी। तो जैसे हम यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में भी ट्रेनिंग देते हैं, बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में KVKs है, रिसर्च स्टेशन है जी, तो वहाँ भी ट्रेनिंग सर समय समय पे ट्रेनिंग देते रहते हैं मैम फार्मर्स किसान को, जो हर जैसे कौन से सीज़न में कैसा काम करना है तो पूरी ट्रेनिंग दी जाती है मैम वहाँ से। यानी कि एक प्रशिक्षण के बाद, सफल प्रशिक्षण के बाद ही इसको इसकी शुरुआत की जाए तो काफ़ी जो मुनाफा है वो प्राप्त कर सकते हैं किसान या बागवान भाई बहन हमें जो देख रहे हैं। सर जिस तरह से आपने बात की कि जब दो तरह से आपने कहा कि इसमें हम नर्सरी का जो प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं, जब खुले में जब एक या फिर खुले खेत में जब जो हमारे बागवानी समय देख रहे हैं वो नर्सरी उत्पादन करने जा रहे हैं या करते हैं, तो उस समय कौन कौन से चैलेंजेस उनके सामने रहते हैं, कौन कौन से सावधानियों का उन्हें ध्यान रखना ज़रूरी है? मैम चैलेंजेस देखो, जैसे मैंने सबसे बोला कि पानी का जो बोला कि पानी का आपके श्योर सोर्स होना चाहिए मैम, ठीक है। दूसरा ऐसा मैंने बोला कि डेली मॉनिटरिंग का काम है जी, कि आपको डेली विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि पौधे नज़दीक लगाते हैं तो जैसे कोई बीमारी आती है तो फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो मॉनिटरिंग करनी है कि कोई स्पॉट्स तो नहीं आ रहे हैं या कुछ, तो उसकी डेली जैसे आप कुछ जो भी रोकथाम के लिए। तीसरा जो हम सबसे रहता है, जैसे हम जब कलम कर लेते हैं, ग्राफ्टिंग या बडिंग हम करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कई बार जैसे नीचे से शूट आते हैं रूट स्टॉक में, तो वो उसकी डी शूटिंग करना बहुत ज़रूरी है। कई बार वो छोड़ देते हैं, लंबे आते हैं, अगर वो लंबे जैसे वो निकलने लगे तो उसी टाइम अगर साथ साथ निकाल दे तो आपकी आगे की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर वो बढ़ गए तो सारा न्यूट्रिएंट वगैरह वो ले लेता है, तो जो आपका मेन हमने वैरायटी ग्राफ्टिंग या बडिंग की है वो नहीं चल पाता है, तो वो डी शूटिंग करते रहना पड़ता है, क्योंकि वो आते रहना पड़ता है। दूसरा मैम फिर हम जब कलम करते हैं तो बांधते हैं, प्लास्टिक बांधते हैं, तो उसका खोलने का बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार वो छूट जाता है तो उससे आगे वो उसमें अंदर गर्डल करता है, निशान अंदर रहता है, तो उसका भी एक अप्रोप्रिएट टाइम पे मतलब उसको खोलना है। दूसरा है बाकी सबसे मेन घास कुड़ाई, वो आपको हमारे मतलब करते रहनी पड़ती है कि ऐसा नहीं घास, अगर उसमें घास उगेगा आपका तो वो आपकी नर्सरी नहीं चल पाएगी, तो टाइम समय समय पे गुड़ाई करती ही रहनी पड़ेगी इसमें आपको। आपने जैसे कहा कि घास उगाता है, इसके साथ साथ कई बार हम देखते हैं कि माइट का प्रकोप भी रहता है या कोई किसी तरह की बीमारी भी लग जाती है, वो हाँ जी, जो जैसे मैंने बताया कि मॉनिटरिंग करना पड़ेगा मैम आपको। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है, प्रिवेंटिव स्प्रेज होती है कि वहाँ को प्रिवेंटिव, क्योंकि मैंने बोला कि जैसे पौधे नज़दीक है तो बीमारी फैलने की जो भी जैसे माइट वो एकदम फैलती है, तो प्रिवेंटिव स्प्रे और मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है कि आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और प्रिवेंटिव जो भी हमारी रिकमेंडेड स्प्रेज है अवेलेबल, तो उसकी आपको टाइम टू टाइम आपको प्रिवेंटिव स्प्रे करती रहनी पड़ेगी। अगर लगता है कि इन्फेस्टेशन बहुत हो गया है तो फिर आपको उस स्टेज जिसके जोन सी बीमारी है, जोन से आप जैसे कीड़ा के अटैक है, तो आप उस टाइम पे आप उसको स्प्रे आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि फैलने का जो रेट है वो काफ़ी तेज़ होता है इसमें। जी, नर्सरी उत्पादन में सर मीडिया की अगर हम बात करें, कितनी इसकी इम्पोर्टेंस रहती है? जैसे मिट्टी की अगर हम बात करें तो पहले चरण तो ऑफ कोर्स मिट्टी ही रहता है, तो मिट्टी को किस तरह से देखा जाए या किस तरह से तैयारी की जाए नर्सरी उत्पादन में प्लांटेशन से पहले, थोड़ा इसके बारे में बताएं। मैम देखो, पहले मिट्टी की आपको एक तो थोड़ा मैं जैसे बोला कि ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, बुरबुरी टाइप होनी चाहिए, ताकि उसमें आपके अच्छे जड़ें निकले, कुछ सीड आपने जड़ें, क्योंकि नर्सरी में आपने देखो दोनों चीज़ें तैयार करनी है, जड़ें भी तैयार करनी है और आपने शाखाएं भी तैयार करनी है, तो मिट्टी का आपकी हेल्दी मिट्टी होने का बहुत ज़रूरी है, तो जैसे होता है। दूसरा फिर आपका साथ में गोबर हम इसमें डाल सकते हैं, गोबर वो भी गीला मतलब कच्चा गोबर नहीं, जो आपका सड़ा गला गोबर हो। फिर रेत भी डालते हैं, और आजकल जो यूज़ कर रहे हैं कोकोपीट जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि उसकी पानी रोकने की क्षमता काफ़ी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो काफ़ी अच्छी है, तो वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है, उस पर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है अभी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका रेशो बना के हम बेड सिस्टम बनाते हैं, जैसे हमने बेड बनाया तो उसमें तीनों का बराबर रेशो उसमें रख सकते हैं, तो क्योंकि मिट्टी तो चलो नेचुरल अवेलेबल है तो हम एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि अल्टीमेटली तो आपने क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल बनाना है, तो जड़ें आपकी तभी अच्छी बनेगी जब आपकी हेल्थ सॉइल की हेल्थ है वो आपकी अच्छी रहेगी मैम। जी, इसके बाद सर फैक्टर आता है सिंचाई का, क्योंकि सिंचाई भी बहुत ज़रूरी है अगर आप नर्सरी उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं, तो किस तरह से इसका मैनेजमेंट रहता है सिंचाई में अगर प्रबंधन देखें तो? जी मैम, एक तो यह है कि
ओवर इरीगेशन सबसे जो ख़राब चीज़ होती है कि ओवर इरीगेशन, क्योंकि नर्सरी में मोस्टली हम या स्प्रिंकलर भी चलाते हैं, लेकिन मोस्टली केस में फ्लडिंग पाइप के थ्रू जैसे होता है करते हैं, तो ओवर इरीगेशन से बचना है हमने। क्योंकि जो अगर आप जैसे हम बेड बनाते हैं, अगर आपकी कई बार क्या होता है कि चैनल अगर अच्छा नहीं बना हुआ आपके, अगर अच्छी ड्रेनेज है तब तो बढ़िया है क्योंकि पानी निकल जाता है। कई बार क्या होता है कि ड्रेनेज अच्छी नहीं होती है तो पानी आपका खड़ जाता है, तो जहाँ आपका पानी खड़ गया तो आपकी वहाँ जड़ें आपकी सड़ जाएगी और पौधे मरने की चांसेस रहते हैं उसमें। तो और हो सके तो जो हम पानी सिंचाई करते हैं सुबह या शाम को के टाइम करते हैं, मतलब दिन को अवॉइड करते हैं क्योंकि जब तेज़ धूप होती है हमें, तो सुबह या शाम का समय सबसे उपयुक्त है उसमें, कि ओवर इरीगेशन से बचना है हमें उसमें। सर, आप ओवर इरिगेशन की बात कर रहे हैं, एक तो ये ध्यान रखना है कि ओवर इरिगेशन ना हो, और एक चीज़ हमारी ये भी रहती है कि मिट्टी क्या हर बार हम उसी मिट्टी पर उसी बेस पर हम अपनी प्लांटेशन करें या उसमें कुछ परिवर्तन करना ज़रूरी रहता है? हाँ जी मैम, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि ये रहता है जैसे कि हमें इशू आते हैं कि जी हम पिछली साल हमने जहाँ नर्सरी लगाई थी अच्छी ग्रोथ थी, इस साल है नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि आपको जगह को रोटेट करना पड़ेगा। हम समझ सकते हैं कि एक लैंड हमारा कांस्टेंट है, उतनी लैंड होती नहीं है, फिर भी अगर अच्छी ऐसा नहीं नर्सरी चलेगी नहीं, चलती है लेकिन एक ग्रोथ नहीं आती उसमें। तो बेस्ट ये है कि जैसे जहाँ आपने एक साल नर्सरी लगाई, दूसरे साल उसको छोड़ दो, फिर तीसरी साल आप उसको चेंज करो, वो बहुत ज़रूरी फैक्टर है। नहीं तो जो अगर आप वहीं लगाओगे तो ग्रोथ चेक हो जाएगी आप, क्योंकि हमारी जो सॉइल है वो एग्जॉस्ट हुई होती है, तो उसको रिकवर करने के लिए एक साल जरूरी होता ही होता है मैम। जी सर, अगर बात हिमाचल की करें तो यहाँ पर कितने तरह से, किस तरह टेक्निक से यहाँ पर नर्सरी प्लांटेशन हो रही है? लाइक सीड से अगर हम बात करें या किस तरह से यहाँ पर नर्सरी उत्पादन हो रहा है? जैसे दो तरह से होता है, जैसे मैंने बताया ना कि पौधे, जैसे इसमें रूट स्टॉक का मैंने आपको बताया कि फल में, तो रूट स्टॉक भी दो तरह के होते हैं। जो हम बीज से तैयार करते हैं उसको हम सीडलिंग बोलते हैं, जो हम जैसे लेयरिंग से, जैसे सेम M9 है उसको हम लेयरिंग या कटिंग से तैयार करते हैं उसको हम क्लोनल रूट स्टॉक बोलते हैं। तो ये दो जो मेनली रहता है उसमें, फिर बाकी तो चलो क्योंकि वो पहले हम रूट स्टॉक तैयार करते हैं फिर उसके ऊपर हम ग्राफ्टिंग बडिंग करते हैं, वो तो दोनों में होता है, तो बेसिकली रहता है। हाँ जी सर, जब बीज के द्वारा जब नर्सरी का में उत्पादन हो रहा होता है पौधों का, फलों के जो पौधे हैं, उस समय क्या क्या सावधानियां रखना ज़रूरी है? किस तरह का प्रबंधन होना उस समय, अच्छा प्रबंधन कह सकते हैं, किस तरह का रहना चाहिए? मैम सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले सीड लेना किसका है, जिसको हम बोलते हैं कलेक्शन, जो बीज कलेक्शन किसका होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे करना है, कब करना है। लगाना तो मैम बात की बात है कि पहले जो सोर्स जिसको बोलते हैं कि होना क्या चाहिए। जैसे अगर हम ठंड वाले जैसे फ्रूट की बात करें, सेब है, आड़ू है, खुमानी है, तो इसमें जो आप देखो, अब जब नर्सरी का काम कर रहे हैं मैम, जो नर्सरी मैन वो चाहता है कि जो वो सीड को लगाएगा तो उसको मैक्सिमम जर्मिनेशन आए, तभी फ़ायदा होगा। ऐसा तो है नहीं कि 100 लगाएगा आधे मर गए तो नुकसान होगा, कि मैक्सिमम जर्मिनेशन हो उसकी और उसमें बीमारियाँ कम आए और अच्छी ग्रोथ हो। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, जो वाइल्ड प्रेफर करते हैं, जो जंगली प्रजाति होती है। जैसे हम सेब की बात करें, सेब में तो एक जैसे लोकल भाषा में पाल्टू बोलते हैं, हमारा क्रैब एप्पल जिसको बोलते हैं। फिर मोस्टली जो पॉलिनाइजर है हमारे, जैसे गोल्डन वगैरह हो गए, उनके सीड हम लेते हैं। फिर जैसे खुमानी में आ गया हमारा चुल्ली हो गया, फिर आड़ू में बहमी हो गया, अखरोट में काठा हो गया जैसे हमारा, तो उसका सीड हम कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जंगली प्रजाति है, इनका जर्मिनेशन अच्छा होता है, बीमारियाँ भी कम होती है और थोड़ा क्या ग्रोथ अच्छी होती है इनकी। तो कलेक्ट कब करना है, जब सबसे मैंने कि हमने कलेक्ट कब करना है, जब आपका फल पूरा पक जाए। क्योंकि ये नहीं कि आपने कच्चे फ्रूट का सीड नहीं लेना है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप कच्चे फ्रूट तोड़ेंगे तो उसका सीड भी कच्चा होगा, सीड कच्चा होगा तो वो जर्मिनेशन नहीं होगा मैम। तो वो हमने सीड जब भी होगा, सीड पक्का होगा, जो फल जब भी बिल्कुल आपका मतलब फुली राइप जिसको हम बोलते हैं, तब आपने सीड कलेक्ट करना है। अब उसके बाद उसको सीड को अच्छे से धोना है, फिर उसको सुखाना है, क्योंकि ये मोस्टली अब जो आपका ठंड वाले फ्रूट है, इसका सीड तो आगे नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च में लगता है, तो उसको स्टोर करना है। अब स्टोर भी इस तरह से करना है कि उसमें कोई फंगस ना लगे या कोई कीड़ा अटैक ना करे, तो उसको अच्छी जगह स्टोर करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात का कार्य आता है कि आपने फिर ये पहले का कार्य है सीड कलेक्ट करने से लेकर जब आपने प्लांटेशन का काम करना है। तो प्लांटेशन के समय किस तरह का ध्यान रखना ज़रूरी है? मैम इसमें भी दो चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया, एक तो जैसे ठंड वाले और गर्म इलाके वाले। तो जो तो गर्म इलाके वाले हैं उसमें होता है कि आप सीड को निकालो, वो आपको विदिन 7 या 10 दिन में बीजना पड़ता है, क्योंकि उसको आप लंबे समय तक स्टोर नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी वाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो हमारे ठंड इलाके वाले फ्रूट है, जैसे सेब वगैरह जो मैंने बता रहा था, इसमें क्या होता है, आपको बीजने से पहले एक ठंडी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, जिसको हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। वो प्री रिक्विजिट है। वो जैसे अगर तो खासकर अगर आप मिडल बेल्ट में लगा रहे हो नर्सरी अपनी, तो वो अगर आप उसको नहीं देंगे तो जर्मिनेशन बहुत पुअर होती है, तो वो देनी ही पड़ेगी उसमें। तो तब जाके आज सीड की जर्मिनेशन उसमें अच्छी होगी मैम उसमें।
जी, ये तो बात हुई सीड्स से जब आप अपना नर्सरी प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और कौन से तरीके हैं जिनसे जो उत्पादन है कह सकते हैं नर्सरी उत्पादन किया जा सकता है? मैम जैसे कि अगर हम आजकल जैसे रूस्ट क्लोन और रूस्ट स्टॉक की बात आई मैंने, उसका आजकल बहुत चलन है, जैसे तो M9 है कुछ जैसे एग्जांपल, तो लेयरिंग और कटिंग बोलते हैं मैम उसमें। तो ये है कि वो प्रोजेनी जो तैयार हो रही है, जो उसकी मदर है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक ट्रू टू टाइप होगी। मतलब वो अगर आप उससे जैसे हम सीड आप डालते हो, सीड को आप बीजते हो तो उसमें वेरिएबिलिटी आती है जी। लेकिन जैसे आप लेयरिंग और कटिंग से तैयार करोगे तो वो बिल्कुल वही प्लांट तैयार होता है। M9 के अगर लेयरिंग और कटिंग करेंगे तो वो M9 ही निकलता है आगे जी। तो ये यानी सक्सेस के ज़्यादा चांसेस आपके कटिंग एंड लेयरिंग इसमें नहीं। सक्सेस तो देखो मैम, देखो सक्सेस तो आपकी अपनी मैनेजमेंट पे है जी। वो आपके किस तरह से कर रहे हैं, जैसे फैक्टर्स है। सक्सेस दोनों में ऐसा नहीं है कि आप सीड से करेंगे उसमें सक्सेस है, लेयरिंग से करेंगे उसमें सक्सेस नहीं, वो हमारे मैनेजमेंट पे है। जी। मैंने बोला ना 2-3 चीज़ें, अगर आप टाइम टू टाइम गुड़ाई करते, घास निकालते रहोगे, अच्छी इरिगेशन देंगे, तो सक्सेस का ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा है कि वो आपके मैनेजमेंट पे है। सक्सेस हो सकता है कि वो आप सीड में भी उतनी ना आए अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो वो ऐसा नहीं। सक्सेस का तो आपके पूरा मैनेजमेंट पे है वो आपका। दोनों में कितनी मेहनत रहती है, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है अगर सीड के हिसाब से, बीज के हिसाब से देखें या फिर कटिंग और लेयरिंग के हिसाब से? मैम देखो मेहनत, मैंने बोला ना 12वें महीने तो 12वें महीने का काम है, डेली विजिट का काम है, तो मेहनत तो रहेगी इसमें दोनों। ऐसा नहीं है कि एक में मेहनत कम है। मेहनत यही है कि मैम मॉनिटरिंग का काम है, सबसे मेन गुड़ाई का काम है, फिर इरिगेशन का काम है जो है, तो मेहनत दोनों में बराबर है मैम। ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते कि उसकी मेहनत कम है, वो क्योंकि वो तो जो नॉर्मल कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो दोनों के लिए बराबर जी, है। फल है तो मेहनत का फल वो तो हाँ जी मैम, वो मैंने बोला ये है, चलो अच्छी आय भी आती है लेकिन बहुत एक टेक्निकल और मतलब एक टीडियस जैसे कह सकते हैं कि बहुत डेली विजिट का काम है। आप एक दिन भी मतलब ऐसा नहीं छोड़ सकते नर्सरी को कि, क्योंकि कई बार बहुत, क्योंकि ओपन फील्ड में कर रहे हैं तो क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर तो लेयरिंग और रूट्स उसमें किस तरह का ध्यान रखना ज़रूरी है, किस तरह की टेक्निक्स उसमें देखी जाती हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैम देखो लेयरिंग में हम क्या कर रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल जड़ें तैयार कर रहे हैं, जिसको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं, तो वो तैयार करें, कटिंग में भी वो तैयार कर रहे हैं जी। तो वो उसमें रखना पड़ता है कि आपने करनी कब है, उसका समय का। लेयरिंग का मतलब होता है कि हम उसमें जो आपके पास, लेयरिंग और कटिंग में एक फ़र्क है जी, कि कटिंग में जब हम जड़ें तैयार कर रहे हैं तो वो जो आपका हमारी जो स्टेम है वो मदर प्लांट से हमने निकाल दिया है जी। फिर उसमें हम कटिंग्स लगा रहे हैं, उस कटिंग स्टेम में आपने जड़ें भी तैयार करनी है और शूट भी तैयार करना है। लेकिन लेयरिंग में क्या है, वो आपका जो शाखा है वो मदर उसके साथ अटैच्ड है, उसी में आपने क्या करनी है, जड़ें तैयार करनी है। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करती है कि आपने कब उसमें मिट्टी चढ़ानी है। कटिंग का भी ये है कि कटिंग आपने लेनी कब है मैम और आपने लगानी कब है। जैसे अगर हम अब इसकी सेब की बात करें तो फरवरी मार्च सबसे बेस्ट टाइम है लगाने का। लेकिन कटिंग का ये है कि मैम वो हमेशा आपकी शेड नेट में ही लगती है। अगर आपको अच्छी सक्सेस चाहिए, उसको आप अगर ओपन फील्ड कंडीशन में लगाओगे तो मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जी। तो कटिंग हम जब लगाते हैं तो वो आप मतलब प्रोटेक्टेड कंडीशंस में लगानी पड़ती है। शेड नेट हो गया या पॉली हाउस जैसे मिस्ट चैम्बर्स हो गए, उसमें लगाना पड़ता है। फ़ायदा उसका ये कि आपको 1 साल में पौधा तैयार हो जाता है मैम। अगर हम सीड्स की बात करें तो सीड आपका अगर तो बागवान खुद लगा, जैसे नर्सरी मैन खुद सीड लगा रहा है, फिर उसको तैयार कर रहा है, फिर अगले साल उसमें ग्राफ्टिंग, तो 2 साल लगते हैं उसमें। लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली ये रहता है कि नर्सरी सीडलिंग बाहर से प्रोक्योर करते हैं, जैसे किसी सोर्स से, फिर उसी साल उसमें ग्राफ्टिंग करते हैं, वो 1 साल में तैयार करके दे देते हैं। लेकिन अगर खुद तैयार करना होगा तो 2 साल रहते हैं सीड से। सीड पहली साल आप सीड को सो करोगे, फिर वो 1 साल के लिए ग्राफ्टेबल होगी या बडेबल होगी, फिर नेक्स्ट ईयर उसमें ग्राफ्टिंग बडिंग करेंगे, फिर 2 साल लगते हैं। लेकिन अगर कटिंग से आप लेयरिंग से तैयार करेंगे तो 1 साल में आपको उसका जो स्टॉक है वो मिल जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर उसमें आप ग्राफ्टिंग बडिंग कर सकते हैं। सर जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि मदर ऑर्चर्ड बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस रहती है, खासकर जब लेयरिंग और रूट्स इसकी बात करें? मैंने बोला ना मदर, ऐसा मदर जिसका मदर का काम क्या होता है, जैसे नाम बताता है मदर, माँ जी, नरिशिंग, जो आपकी आगे प्रजाति या प्रोजनी निकलेगी तो वो उससे निकलेगी। अगर वो आपके पास मदर स्टॉक है, मदर जो भी स्टॉक है, तो एक तो ऑथेंटिसिटी बनी रहती है कि आपका अपना अवेलेबल है, कि आपको पूरा श्योरिटी है कि ये ओरिजिनल है। तो दूसरा फिर मैच्योर भी होता है, टाइम टू टाइम वो मैच्योर होता है, तो जो आपके पौधे तैयार होंगे भी अच्छे होते हैं मैम। और ख़ासकर जब आप ग्राफ्टिंग बडिंग करते हैं, जो हमने कलम लेनी है जी, तो अगर आपके पास अपना मदर ऑर्चर्ड है, मदर ऑर्चर्ड का मतलब कि उसकी अच्छी ग्रोथ है, उसमें फल आता है, आपको मतलब आपने सैंपल देखा है जी, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट का करता है, वो होना ही चाहिए जी, क्योंकि मदर जैसे हमें नरिशिंग जो होती है, क्योंकि वो आपके पास एक अपना एक ओरिजिनल सोर्स है।
जी सर, अगर बात करें कई बार देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल है या फिर जो अगर बात करें ठंडे इलाके वाले या फिर जो गर्म इलाके वाले जो पौधे होते हैं, उन दोनों की किस तरह से उत्पादन में डिफरेंस रहता है नर्सरी उत्पादन में? मैम उसमें उत्पादन में उसमें दो बेसिक डिफरेंस है। जैसे हम जो ठंडे इलाके वाले वो लगते हैं आपके दिसंबर के बाद, दिसंबर जनवरी फरवरी में ठंड में जी। और जो हमारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स वाले वो लगते हैं हमारे बरसात के टाइम जी। जो बरसात का टाइम है, ठीक है। और सीड का मैंने आपको बता दिया, एक का सीड आपको डायरेक्ट सो करना पड़ेगा, एक में आपको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। तो ये इसमें रहता है। और दूसरा ये कि जो आपके जैसे सेब वगैरह है, तो ये मतलब जो बैरन रूट, जैसे जड़ें उसकी थोड़ी मतलब बैरन होती है। बैरन का मतलब उसमें कोई मिट्टी नहीं होती है, बिल्कुल आप तब लगता है। लेकिन जो आपके आम है तो ये आपको हमेशा मिट्टी के साथ लगाने पड़ेंगे, जिसको बाउल बोलते हैं, अर्थ बाउल बोलते हैं, उसके साथ लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें पत्तियां होती है। क्योंकि जैसे आप सेब की बात करें तो पत्तियां झड़ चुकी होती है जी। तो उतना इफेक्ट नहीं होता उसको। लेकिन अगर आप ट्रॉपिकल फ्रूट्स को अगर लगाना होगा तो आपको साथ में लगा, तभी तो मोस्टली जो आपने देखा होगा जो हमारे आम वगैरह पॉली बैग्स में लगाते हैं जी। ताकि पॉली बैग सीधा ही फार्मर्स को दे, वो पॉली बैग फाड़ के डायरेक्ट उसको पिट में लगा दे। जी। सर, क्योंकि आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो किस तरह की समस्याएं खासकर अगर हम फलों की जो नर्सरी उत्पादन है उसमें देखने को मिलती है, जो किसान किस किस समस्याओं को लेकर आप तक आते हैं और क्या समाधान आप देना चाहेंगे? मैम उसमें रहता है कि एक तो ग्रोथ का इशू रहता है, दूसरा कि ये रहता है कि जैसे कि ग्रोथ नहीं होता है, तो ग्रोथ की जैसे मैंने बताया आपको डी शूटिंग बहुत ज़रूरी है। फिर जो मैंने आपको बताया कि जड़ सड़न का रहता है कि जड़ें सड़ती है, वो मोस्टली वही रहता है कि ओवर इरिगेशन जैसा हो गया। बाकी बीमारियां जो नॉर्मल जो बीमारियां वो आती है कि वो रहता है कि कैसे कोई स्पॉट आ गए, जैसे अल्टरनेरिया के स्पॉट आ गए या कुछ आ गए। तो मोस्टली जैसे अभी जो इस साल जो प्रॉब्लम रही नर्सरी में कि कीड़ा लग गया था, जो पत्ता खाता है कीड़ा, वैसे रहता है। तो जो हमारी रिकमेंडेशंस में होता है हम उनको टाइम टू टाइम उनको गाइडेंस देते रहते हैं। ये प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है जी। यानी कि जो बागवान भाई बहन हमें इस समय देख रहे हैं वो अगर इस नर्सरी जो उत्पादन है, खासकर फलों की जो गुणवत्तापूर्ण नर्सरी उत्पादन का जो कार्य है, इससे जुड़ना चाहते हैं, वो इन सभी बातों का ध्यान रखें। और इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज कार्यक्रम में आप अवगत हुए किस तरह से जो फलों की जो फसलें होती हैं उसमें जो गुणवत्तापूर्ण नर्सरी का क्या रोल रहता है। खासकर अगर बात करें हिमाचल की, तो यहाँ पर किस तरह से इसका कार्य किया जा रहा है। आशा करते हैं आज कार्यक्रम में आप इन सभी जानकारियों को पाकर लाभान्वित हुए होंगे। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।